जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। लगातार एमसीक्यू की क्लास चल रही है जिसमें कि मैं एक के बाद में एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। चौथी क्लास है ये जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री का, तो इंडियन हिस्ट्री का एप्लीकेशंस जो कि मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उस पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जीएस लेक्चर्स के कोर्स आपको अवेलेबल हैं और जिसका कि कोर्स प्राइस जो है वो 99 रुपीज़ है। लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है जो कि 49 रुपीज़ में आपको पर मंथ में ये कोर्स मिल रहा है। तो आप फटाफट इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में मेरे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लें और गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो फटाफट इसको डाउनलोड करके आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि जीएस लेक्चर्स है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें कि आपको मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो डाउनलोड कर सकते हैं आप और इस पर ये कंप्लीट आपको प्रिपरेशंस करने का पूरा मौका मिलेगा फुल टाइम तक। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने और पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिसमें कि मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की देने वाला हूँ। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया आपके पास में, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था या फिर ट्रेन से इनको धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, जोहानिसबर्ग, डरबन या फिर प्रिटोरिया या फिर पीटरमैन्सबर्ग। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। इसका आंसर आप दीजिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में आंसर बिल्कुल देना नहीं भूलेगा। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए इसका जो आंसर है मैं आपको फटाफट अभी बता देता हूं। जिसका आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि है सेंट पीटर्सबर्ग। दिस इज द करेक्ट आंसर अगर आप इस पे जा रहे हैं तो, क्योंकि महात्मा गांधी को इसी स्टेशन से जब ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे और दक्षिण अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में ये गए थे और इनका जाना हुआ था 1893 में। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे केस के सिलसिले में। लेकिन अगर हम बात करें जिस स्टेशन पर फेंका गया था उस स्टेशन की बात करें तो 7 जून 1893, 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका का ये स्टेशन, इस स्टेशन पर ये जब जा रहे थे तो इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। और ये घटना रात के समय हुई थी, यानी कि बहुत रात थी और रात के समय में ये स्टेशन पर पहुंची थे ये। और इस स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो वहां पर इनका जो रंग भेद की नीति थी, यानी कि गोरे और काले की जो एक पॉलिसी थी अंग्रेजों के साथ में, तो इनको ये काले थे, यानी कि इनका जो रंग था वो रंग के कारण इनको फर्स्ट क्लास का डब्बा था जिसमें कि ये बैठे हुए थे। और उससे अंग्रेजों ने, क्योंकि उस वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने इसको गुलाम बना के रखा था, तो वहां पर इनको उतार दिया था। और ये रात की घटना है जब वो एक कानूनी मामले में, यानी कि एक केस के सिलसिले में वो कहाँ जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो उस समय ये फर्स्ट क्लास की श्रेणी की ट्रेन की सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन गोरे और काले की जो पॉलिसी थी ब्लैक एंड व्हाइट की, उसके कारण इनको उतार दिया गया था। और ये हुआ था 7 जून को। ध्यान रखिएगा मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 7 जून 1893 की बात है ये। और इस समय ये घटना हुई थी और इस स्टेशन से, जो कि डरबन से प्रिटोरिया ये जा रहे थे, तो बीच का स्टेशन था ये, यहाँ से उसको उतार दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, फटाफट बताइए। ए बी सी डी आपके पास में ऑप्शन है, सी.आर. दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। चलिए इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं, गोपाल कृष्ण गोखले। दिस इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, भारत लौटने के बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और उससे पहले अगर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने का
न्योता दिया था, इनविटेशन दिया था कि आप भारत आएं और भारत की जो इस समय की स्थिति है उस पर विचार करें और भारत में अपने आंदोलनों का इन आंदोलनों का हिस्सा बने, क्योंकि इन्होंने जो सत्याग्रह की पॉलिसी दक्षिण अफ्रीका में अपनाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव भारत में भी इसकी जो खबरें थी वो चल रही थी। तो इस कारण से गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको भारत आने का न्योता दिया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि मुख्य रूप से गांधी जी जो थे इनके जो विचार थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख सम्मानित नेता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा जाता था, जो कि एक उदारवादी नेता थे। कैसे थे ये? उदारवादी नेता थे। तो गोखले ने गांधी जी के जो भारतीय मुद्दे थे जिसमें कि राजनीति और भारतीय लोगों से जो परिचय था, वो इंट्रोडक्शन जो करवाया था वो गोखले जी ने ही गांधी जी को इंट्रोड्यूस कराया था भारत के लोगों से और भारत के राजनीतिक मुद्दों से, जो कि इस समय भारत में चल रहे थे। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33, किस आंदोलन में कौन सा आंदोलन है जो कि गांधी जी से संबंधित नहीं है? गांधी जी से, इसमें से ये आंदोलन दिए हैं, इन आंदोलनों में से कौन सा है जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। अगर आपने गांधी जी की जितनी भी जो रिबेल्स हैं, जो आंदोलन हैं, अगर उनको अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उनका आंसर सही से दे पाएंगे। तो बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है स्वदेशी आंदोलन। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें, दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में, और 1905 की बात की जाए तो 1905 में गांधी जी भारत में थे ही नहीं। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत आए थे 1909 में, सॉरी 1915 में आए थे। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। तो 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे तो उसके बाद के जितने भी आंदोलन हैं वो सारे आंदोलन में गांधी जी पार्टिसिपेट बिल्कुल करेंगे। जिसमें कि खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, तो इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। सत्याग्रह आंदोलन यानी कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो गांधी जी ने ही भारत में आकर की थी। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कौन सा किया था, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसलिए सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआती जो सत्याग्रह थे वो गांधी जी ने ही चालू किया था। तो कौन सा सत्याग्रह था जो सबसे पहले गांधी जी ने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि गांधी जी ने इस पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो था कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन के समय में ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसके जो शुरुआत करने के प्रमुख लीडर थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोट कीजिएगा कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके प्रमुख नेता थे, लेकिन इनके साथ में जो कार्य करने की पॉलिसी थी उसमें यहाँ पर जो थे वो अन्य नेताओं ने भी यहाँ पे साथ दिया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन में एक साथ मिलकर चालू किया था। और ये बंगाल विभाजन, जो बंगाल का डिवाइड किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने जो कि 1905 में किया था, उसके विरोध में ये आंदोलन किया था। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रमुख लीडर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ना कि महात्मा गांधी थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे आंदोलन हैं जो गांधी जी ने किए थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन गांधी जी पर ही आ रहे हैं, तो गांधी जी को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अगले क्वेश्चन भी यहाँ पर लगातार अपन एक के बाद में एक सीरीज में चलते रहेंगे। तो अभी गांधी जी के बाद में बीच में आपको और भी क्वेश्चन बनेंगे। बताइए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? किसने कहा था गांधी जी को क्या राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर फटाफट आप बता दीजिए अगर आपको मालूम है। कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स में आंसर देने से मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आप लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं। जो इसका आंसर है वो है डी,
सुभाष चंद्र बोस। दिस इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, याद रखिएगा। और ये किया था उन्होंने 1944 में। कब किया था? 1944 में इन्होंने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। और ये कब पुकारा था? जब ये 1944 में कहाँ थे? ये 1944 में थे सिंगापुर में। कहाँ थे? सिंगापुर में थे ये। और सिंगापुर में एक रेडियो स्टेशन है, उस रेडियो स्टेशन पर ये अपना एक स्पीच दे रहे थे राष्ट्र के नाम पर, जो भारत के नाम पर थे। और उसमें गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। गोवा पर किस पुर्तगाली ने अधिकार किया था? वो कौन सा पुर्तगाली था जिसने कि गोवा पर अधिकार किया था? देखिए अब गांधी से हटकर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मिल रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, या फिर वास्को डी गामा, या फिर रॉबर्टी डी नोविली। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी में आप आंसर दीजिए, फटाफट वाले ये क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में आंसर देना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइए इसका आंसर क्या है? गोवा को किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया था? गोवा पर किस पुर्तगाली ने अधिकार किया था? इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो आंसर है वो है बी। अगर आप अल्फांसो डी अल्बुकर्क पर जा रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसने ही गोवा पर अधिकार किया था। और ये अधिकार कब किया था? ये किया था 1510 में। 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाला गवर्नर जनरल था, ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर था। और ये 1509 में ये गवर्नर बनकर आता है, ठीक है। और इसने अगर हम इसकी बात करें जो कि गोवा, तो गोवा पे इससे पहले जो अधिकार था वो बीजापुर के सुल्तान का, जो कि आदिल शाह था, आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था गोवा, जो कि पश्चिमी भारत में आता है। और यहाँ पर आदिल शाह से ये जो गोवा है ये अल्बुकर्क ने छीन लिया था, मतलब कि यहाँ पर हमला कर दिया था और इस पर कब्जा कर लिया था। तो 1510 में ये पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। किसके द्वारा? बीजापुर की सुल्तान आदिल शाह को हराने के बाद में अल्बुकर्क ने इस पर कब्जा कर लिया था। कब? 1510 में। 1510 में ये बना, लेकिन आगे चलकर ये इसको हेडक्वार्टर पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में इसको मुख्यालय बनाया था। इससे पहले जो मुख्यालय था वो मुख्यालय सूरत में था। और सूरत से इन्होंने शिफ्ट करके फिर यहाँ पर कहाँ बना लिया था? इन्होंने गोवा में अपना मुख्यालय बना लिया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और गोवा को ही लगातार एक मुख्यालय के रूप में इन्होंने ऑपरेट किया। और लगभग इस गोवा पर 450 वर्ष, कितने? 450 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और गोवा को ही यहाँ पर अपना शासन बनाया था। और आखिरी में जाकर 1961 में ऑपरेशन विजय के दौरान यहाँ पर भारत ने, जब भारत आज़ाद हो गया था, भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। उसके बाद में पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया था, पुर्तगाली यहाँ से भाग खड़े हो गए थे, ठीक है। तो लगभग 450 वर्ष तक पुर्तगालियों ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? पहला गवर्नर जनरल पूछा है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, को जॉन शोर लिख दीजिए, जॉन शोर, या फिर वॉरेन हेस्टिंग, या फिर हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग बोलते हैं इसे, वॉरेन हेस्टिंग या फिर हेस्टिंग। तो बताइए इसमें से कौन था जो कि गवर्नर जनरल बन के आया था? क्या पहला गवर्नर जनरल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनकर आया था? तो इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए कमेंट्स में। तो इसका जो आंसर है, अगर हम देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। नोट कर लीजिएगा, अगर आप वॉरेन हेस्टिंग की तरफ में जा रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। और ये गवर्नर जनरल जो बन के आया था ये 1773 में आया था, ठीक है ना। नोट कीजिएगा, 1773 में ये गवर्नर जनरल बन के आया था। और उससे पहले भारत का गवर्नर था वो था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के बाद में, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1764 में,
1664 में हुआ था। उसके बाद में 1665 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर बनाया था। लेकिन 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में गवर्नर का पद हटने के बाद में अब ये गवर्नर जनरल बन गया था, जिसमें कि सूरत प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, बॉम्बे, दो प्रेसिडेंसियों को यहाँ पर, जो कि उस समय बॉम्बे के बाद में दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया था। किसके अंदर अधीन कर दिया था? बंगाल। यानी कि अब बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया था, और मद्रास का और बॉम्बे का जो गवर्नर था उसको गवर्नर, यानी कि अब मद्रास और बॉम्बे की जो रिपोर्टिंग थी वो सीधे की सीधे बंगाल होनी थी, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यहां पर रिपोर्ट करनी थी, यानी कि प्रमुख जो हेडक्वार्टर था वो अब बंगाल बन गया था। तो याद रखिएगा 1973 में वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था, और उस समय मद्रास और बॉम्बे भी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी और बंगाल मेन हेडक्वार्टर बन गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, इसमें की है, इनमें से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली। बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा? फटाफट बता दीजिए। अगर आपको आंसर यहां पर मालूम है कमेंट्स में आप आंसर दे सकते हैं, ज्यादा समय नहीं। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसका जो आंसर देखिए, सबसे पहली यूरोपीय कंपनी के बारे में पूछा था जो कि भारत में सबसे पहले व्यापार किया था और यहां पर भारत में काफी ज्यादा प्रभावित किया था भारतीय लोगों को। तो इसका आंसर है, अगर आप पुर्तगालियों पे जा रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे, जो कि 1498 में इन्होंने सबसे पहले कदम रखा था, और एक ट्रैवलर था उस समय जिसने कि भारत का रास्ता, समुद्री रास्ता खोजा था, जो कि था वास्को दी गामा ने ये रास्ता खोजा था, और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। पुर्तगालियों के बाद की बात की जाए तो फिर सेकंड नंबर पे आए थे डच, और थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे आए थे फ्रेंच नहीं आए थे थर्ड पर, ठीक है ना, थर्ड पर आए थे अपने ब्रिटिश आए थे। तो ये आंसर याद रखिएगा। सेकंड पे डच आए थे, और डच की बात की जाए तो डच जो आए थे ये आए थे 1605 में, और अगर फ्रांसीसियों की बात की जाए तो फ्रांसीसी 1608 में भारत में व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। 1498 में वास्को दी गामा ने भारत में कहां उतरा था? वास्को दी गामा जो कि पुर्तगाली ट्रैवलर था, जिसने कि भारत का रास्ता, समुद्री रास्ता यहां पर खोजा था। तो ये बताइए वो कौन, कहां पर, भारत के कौन से तट पर भारत में आया था, ये बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने, गोवा, कालीकट, मैंगलोर या फिर कोचीन। तो फटाफट आंसर बता दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में आंसर करना ना भूलें। चलिए, इसका जो आंसर है, अगर आपने कालीकट पे जा रहे हैं तो दिस इज करेक्ट आंसर। और कालीकट कहां पे है? ये है केरल में। ठीक है, केरल में है। केरल के कालीकट बंदरगाह पे ये सबसे पहले उतरा था, और ये उतरा था 1498 में, जो कि मैं ऊपर भी लिखा हुआ है। और कालीकट जो क्षेत्र था उसका जो उस समय शासक था वो था जैमुरिन जब शासक था, जब ये सबसे पहले भारत के इस बंदरगाह पे उतरता है, जो कि एक बहुत ही विशाल जहाज लेकर यहाँ पर आता है। तो जैमुरिन उस जहाज को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित होता है, इतना ज्यादा खुश होता है कि वास्को दी गामा का दिल से स्वागत करता है और उसको अपने साथ में ठहराता है। और साथ ही साथ में जब वो वापस जाता है तो उसके जहाज को, जो कि विशाल जहाज था, उसको मसाले से और जितनी भी जो उस समय के प्रोडक्ट्स होते थे भारत में, उन सभी से लाद कर, यानी कि वो उपहार के रूप में उसको दे देता है, यानी कि पूरा जहाज भरकर वो दे देता है, जो कि जहाज को वो जब वापस जाकर अपने पुर्तगाल में और पुर्तगाल के आजू बाजू की जो यूरोपीय कंट्री जब उसको बेचता है, तो बेचने के बाद में वास्को दी गामा को उससे 60 गुना उसको प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द स्टार्टिंग फॉर द क्या, यूरोपियन ट्रेड। भारत में यूरोपीय ट्रेड की शुरुआत होती है, जिस तरीके से प्रॉफिट होता है, तो एक के बाद में एक लगातार यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1498। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, वास्को दी गामा किस देश का रहने वाला था? बहुत इजी आंसर है, फटाफट दे सकते हैं, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। पुर्तगाल में, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया।
पुर्तगाल का रहने वाला था और पुर्तगाल से ये भारत में आया था रास्ते की खोज के लिए। और खोज के लिए यहां पर क्या, कौन, वहां का जो शासक था उस शासक ने यहां पर खोज के लिए इसको अपॉइंट किया था और ये सबसे पहले इसने भारत को खोजा था। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, 1498 में भारत को इसने खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? गोवा का, दमन का और दीव का डचों द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा? किसके द्वारा इसका उपनिवेशीकरण यानी कि कॉलोनियल जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था, उपनिवेश किया गया था, डिस इन्वेस्टमेंट? बताइए किसके द्वारा? डच ने किया था सबसे पहले, अंग्रेजों ने किया था, फ्रांसीसियों ने या फिर पुर्तगालियों ने? तो देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप पुर्तगालियों पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गोवा पर शासन सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था और ये गोवा पर अधिकार 1510 में पुर्तगालियों ने कर दिया था। और उस समय जो गवर्नर था वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और आगे चलकर 1530 में, ठीक है ना, 1530 में डुप्ले के द्वारा इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया था। इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया था, ये हेडक्वार्टर बन गए थे। और उसके बाद में यही प्रमुख हेडक्वार्टर बन के आगे बढ़ाया और यहीं से पूरा का पूरा पुर्तगालियों ने अपना बिजनेस चलाया था। उसके बाद में आगे चलकर दमन और दीव पर भी वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो इस तरीके से पुर्तगाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। चलिए क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं विद थ्योरी क्लासेस तो आपको मेरे एप्लीकेशंस पर पूरी क्लासेस मिल रही हैं, जो कि जीएस लेक्चर्स कोर्स है हिस्ट्री का, जिसका कि कोर्स प्राइस 99 रुपीज़ है, लेकिन ये अभी आपको ऑफर में 49 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है। तो फटाफट आप मेरे इस ऐप को, स्टडी कॉन्सेप्ट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और यहाँ से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो फटाफट जाएं गूगल स्टोर से और इसको आप, ये मौका आप नहीं जाने दें जिसमें कि आपको कंप्लीट लेक्चर विद पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे जिसमें कि आपको बहुत प्यारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच।